चलिए आज हम देखते हैं क्या, धारिता। ठीक है ना, धारिता। अच्छा, इस धारिता को समझने से पहले कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं। ठीक है ना, इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई इसकी धारिता जो है उसको जानने के पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, पहली बात तो ये थोड़ा सा इसको समझते हैं, है ना, कि हमें अपनी डेली लाइफ में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात ये, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे डेली लाइफ में, हमें क्या क्या चाहिए, हमें सरवाइव करने के लिए इस वर्ल्ड में या फिर हम इस दुनिया में हमको सरवाइव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो इसमें हमको दो चीज़ चाहिए। एक तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी, या इसे हम बोले ऊर्जा चाहिए, है ना। दूसरा हमको क्या चाहिए, मटेरियल। ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, ऊष्मा, ठीक। और कौन सी ऊर्जा, तो हम बोलेंगे हीट एनर्जी होगी, ठीक है। और मटेरियल में हमको क्या चाहिए, तो हवा, है ना, पानी, है ना, फिर मिट्टी। तो ये सारे मटेरियल हैं और हमको जीने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। ऊष्मा, मतलब ऊष्मा किस लिए चाहिए, जैसे मुझे मान लो खाना बनाना है ना, हमको क्या बनाना है, खाना बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, पानी गर्म करना है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, ठीक है, हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अच्छा, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो हम बोलेंगे एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारे पास, नेचर। क्या है, नेचर, प्रकृति, ठीक है। तो इस प्रकृति से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिल रही है। वो कहाँ से, सनरेज आ रही है, सन से हमको एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। तो अब खाना हमें बनाना है तो हमको या तो हम क्या करेंगे, सूर्य की किरणों, सूर्य से जो प्राप्त एनर्जी है उसको कहीं हम क्या करेंगे, है ना, बात समझ में आ रही। तो एक हमारे पास फिनोमिना आएगा जिसको हम बोलते हैं स्टोर करना, ठीक है, इसको कहते हैं हम हिंदी में संग्रहित करना, ठीक है। तो जैसे मुझे मान लो खाना बनाना है, तो या तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, या तो आग जला लेंगे, ठीक है ना, एक सोर्स हमारे पास आग जला करके हम एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, या फिर सन से जो एनर्जी है, तो हमारे पास सौर ऊर्जा का जो कंसेप्ट आया हुआ है, तो उससे हम क्या करेंगे, एनर्जी ले लेंगे, या फिर हम कहीं उसको इकट्ठा करेंगे, संग्रहित करके रखेंगे, और जब उसको उसकी जरूरत होगी, है ना, तो हम उसको उपयोग में ला लेंगे। अच्छा, पानी की बात कर रहे हैं, तो हमारे घरों में देखो सीधी सी बात है कि यदि मान लो मुझे पानी की आवश्यकता है, तो या तो मैं पंप चालू करूंगा, दो तरीके हैं, पंप चालू कर करके मैं क्या करूंगा, पानी भरूंगा, है ना। दूसरा काम क्या हो सकता है कि पंप चालू करके अब मुझे पानी की आवश्यकता क्या होगी, हर बार होगी, हर समय होगी, है ना। तो हर समय के लिए यदि मुझे पंप चालू करना हो या नल चालू करना हो, तो देखो सोर्स अलग अलग हो सकता है, स्रोत जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक तो हमने पंप के थ्रू किया, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं, एकत्रित करके रख सकते हैं। एक टंकी हमने बना ली और उस टंकी में हमने एकत्रित कर लिया, ठीक है, और उसके थ्रू हमने क्या किया, सभी जगह पर, घर के सभी हिस्सों पर हमने क्या कर दिया, ऐसे पाइप लगा दिया, है ना। और पाइप लगा करके हमने क्या किया, जब हमको जरूरत पड़ी हमने पानी ले लिया, टैप लगा दिया यहाँ पर। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी फिनोमिना आ रही, जो हमारा सबसे बड़ा अवधारणा, एक अवधारणा उत्पन्न हो रही है, वो है क्या, संग्रहित करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, मतलब स्टोर करना, स्टोरेज, ठीक है। तो हमने पानी का स्टोर कर लिया, ठीक है, एक बड़ी टंकी में लिया। अच्छा, सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक, जैसे ऊर्जा का सोर्स हमारे पास नेचर में हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मुझे लाइट की आवश्यकता है, थोड़ा सा और उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे लाइट की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता कब है, जब अंधेरा होगा। अंधेरा मीन्स व्हाट, रात को जरूरत पड़ेगी। अब रात को जरूरत पड़ेगी तो रात को हमारे पास हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, ठीक है, लाइट आ गई। लेकिन लाइट मान लो हमारे पास सोर्स क्या है, पावर हाउस,
सोर्स क्या है? पावर हाउस। अब पावर हाउस से ही कट हो गई लाइट, तो हमारे पास दूसरी चीजें क्या है जिससे हम लाइट ला सकते हैं? तो वो हमारे पास क्या है? बैटरी। क्या है हमारे पास? बैटरी। इससे हम क्या करेंगे? तो इसमें क्या, ये क्या है? ये भी एक सोर्स है, इसमें हमने इकट्ठा करके नहीं रखा है। इसमें क्या हो रहा होगा? तो इसमें क्या होता है? बैटरीज किससे बनी होती है? केमिकल से बनी होती है। किससे बनी होती है? रसायन से बनी है ना, रासायनिक चीजों से बनी होती है। उसमें क्या होता है? केमिकल। उसमें क्या होता है? तो उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे ही रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो वो जो रासायनिक ऊर्जा होगी, वहां पे जो रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। और वो रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। और हमको वो विद्युत ऊर्जा मिल जाती है ना? किससे? तो बैटरी से। बैटरी में हम क्या रखते हैं? रसायन रखते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स रखते हैं, और उन केमिकल्स में क्या होता है? अभिक्रियाएं होती हैं, और उस अभिक्रिया में केमिकल एनर्जी उत्पन्न होगी, और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसको भी, ये भी क्या है? एक सोर्स है। इसको हम एकत्रित होना नहीं कहेंगे, लेकिन हमको क्या करना है? स्टोर करके रखना है कि जब हमको उसकी आवश्यकता हो तब हम क्या करेंगे? उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो हमको क्या करना है? फोटो खींचना है ना? कैमरे में हमको फोटो खींचना है। तो आप लोगों ने एक कैमरा देखा होगा, पहले जो क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल कैमरा होता था जिसमें आप फोटो खींचते थे। तो याद करिए, किसका फोन आ गया? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हमको क्या देखना है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, अर्थात नेचर ने हमको ना जो एनर्जी दी हुई है वो कैसे दी हुई है? पैकेट्स के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, जैसे हीट एनर्जी है, ठीक है ना, उष्मा है, और जैसे केमिकल एनर्जी है, जैसे केमिकल्स होते हैं तो उनका रिएक्शन यदि होगा तो उससे हमको क्या मिलेगा? केमिकल एनर्जी मिलेगी, रासायनिक ऊर्जा मिलेगी। उसका नाम उसने रासायनिक ऊर्जा कर दिया। ठीक है, इसी तरह से देखिए, इनको भी हमने क्या किया? अभी ये सोर्स है, ठीक है। अब हमको जरूरत क्या है कि जैसे लाइट की मैं बात कर रहा था, तो रात में हमें लाइट की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमारे पास सोर्स क्या है? तो एक पावर हाउस, जहाँ से डायरेक्टली हमारे पास क्या आता है? करंट आता है, बिजली आती है। ठीक है, अब वो बिजली चले गई तो हमारे पास क्या होगा? जनरेटर। हम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। वो भी एक सोर्स है। ठीक है, वो स्टोरेज नहीं है, वो क्या है? सोर्स है जिससे बिजली पैदा हो रही है। ठीक है, अब हमको मान लीजिए ऐसी जगह नीड है जहां पे हमारे पास स्टोरेज भी, मतलब हमारे पास क्या नहीं है? सोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे अपने पास मान लीजिए कैमरा, एक कैमरे में हम फोटो खींच रहे हैं, तो हमको वहां पे फ्लैश लाइट के लिए हमको क्या चाहिए? बिजली चाहिए, मतलब एक हमको करंट चाहिए, या फिर हम बोलेंगे चार्ज चाहिए, जिससे वो क्या कर सके? फ्लैश लाइट चमक सके। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक स्टोरेज चाहिए, है कि नहीं? स्टोर किया हुआ, क्योंकि उस टाइम पर जो हमको विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो काफी मात्रा में चाहिए। काफी मात्रा में मतलब मुझे 1 मिली सेकेंड में मान लो 7 एम्पियर या 10 एम्पियर करंट की जरूरत है। कितने में? 1 मिली सेकेंड में। अब यदि मैं उसको किससे ले रहा हूँ? एक तार के माध्यम से लेता हूँ, तो तार के माध्यम से लूंगा तो तार में बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे कि नहीं होंगे? अब रेजिस्टेंस होंगे तो 1 मिली सेकेंड में, यदि मैं मिली सेकेंड की बात करता हूँ, तो 1 मिली सेकेंड में उतना करंट एक साथ मिलना पॉसिबल है क्या? नहीं है। उतना करंट एक साथ हमको नहीं मिल सकता, लेकिन मेरे को उतना करंट चाहिए एक साथ, तो मुझे क्या करना होगा? स्टोर करना। जिस तरह से एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यदि मान लीजिए ये एक टेबल है, और इस टेबल में मुझे, थोड़ा एग्जांपल्स को समझिएगा ना, नहीं तो पता चल रहा है इससे कनेक्ट कर लो, इससे कनेक्ट नहीं करना है। मैंने आपसे क्या कहा कि एक टेबल है या एक जगह है, ठीक है, इसमें मुझे एक साथ कितनी? 30 लीटर पानी की आवश्यकता है एक साथ। ठीक है, तो मेरे पास दो चीज है, या तो मैं क्या करूंगा? एक नल का टैप, यहाँ पर जो है नल है, ठीक है, इसका टैप ऑन कर दूंगा तो पानी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? 1 मिली सेकेंड में कितना चाहिए? 30 लीटर चाहिए 1 मिली सेकेंड में।
तो यहाँ पर ये जो टैप है, ये जो नल है, ये कहाँ से आया हुआ है? तो ये इधर टंकी से जुड़ा हुआ है, ये एक सोर्स है अपने पास यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। तो जब ये यहाँ से आएगा तो इसकी एक अपनी सीमा है, एक लिमिटेशन है कि यहाँ से पानी 1 सेकेंड में कितना आ रहा है? 1 लीटर ही आ पा रहा है, लेकिन मुझे 1 मिली सेकेंड में कितना चाहिए? 30 लीटर चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक टब लूँगा, यहाँ पर क्या बना लूँगा? एक टब बना लूँगा, और उस पर मैंने क्या किया? पानी इकट्ठा कर लिया, और मैंने कितने लीटर का? 40 लीटर का एक टब है, ठीक है। और उस टब में मैंने पानी को इकट्ठा किया, और जब मुझे आवश्यकता हुई किसकी? 1 मिलीसेकेंड में 30 लीटर की, तो मैंने उसको क्या किया? उठाया और पलट दिया। तो ये जो टब है, ये जो बकेट है, यही हमारा क्या है? कैपेसिटर। यही हमारा क्या है? या यही हमारी क्या होगी? बस समझ में आ रही कि भाई उस समय पर उतनी हमको नीड है, तो हमने क्या किया? उसको पहले क्या किया? स्टोर कर दिया। क्या कर दिया? उसको हमने स्टोर कर दिया, और स्टोर करके उतना हमने प्रयोग में ला लिया। बात समझ में आ रही? तो हमारे पास सोर्स कोई भी हो सकता है, बट स्टोर। अच्छा, अब इसकी आवश्यकता, एक तो हमने भी कैमरे की बात की, तो कैमरे में जब हम फोटो खींचते, ट्रेडिशनल जो कैमरा था पहले, तो उसमें जब हम एक बार फोटो खींचते थे, तो एक बार जो एनर्जी स्टोर हुई, उसके बाद फिर तुरंत बोले कि दूसरा फोटो खींचने के लिए, तो हम फोटो नहीं खींच पाते थे। क्यों? क्योंकि रेड लाइट जल रही होती थी, और रेड लाइट क्या शो करती थी? कि स्टोरेज क्या हो गया? खाली हो गया। देखो यहाँ पर एक बार हमने बकेट भरा और उसको पूरा खाली कर दिया, उसके बाद फिर से हमको कोई बोले कि हमको फिर से क्या चाहिए? 30 लीटर चाहिए 1 मिली सेकेंड में, तो पॉसिबल नहीं। अभी हमको क्या करना होगा? उसको पहले, बात समझ में आ रही? उसको, क्योंकि हमको जरूरत है एक साथ, कितने की जरूरत है? एक साथ 30 लीटर की आवश्यकता है, हमको एक साथ 30 लीटर की आवश्यकता है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। बात समझ में? तो हम उसको फिर से स्टोर करेंगे। तो वही चीज उसमें भी होती थी कि भाई एक बार में फ्लैश चमक गया, उसके बाद थोड़ी देर हमको वेट करना पड़ता था। क्यों वेट करना पड़ता था? उसको चार्ज करने के लिए। वो चार्ज जैसे ही होता था, जैसे ही ग्रीन लाइट जलती थी, फिर हम एक फोटो खींच लेते थे। तो वो जो रेड लाइट थी, वो एक शो करती थी कि भाई जो स्टोरेज है वो क्या हो गया है? खाली हो गया है। अब फिर से क्या होगा? वो चार्ज होगा। तो चार्ज जब तक नहीं होता तब तक वो रेड लाइट जो है, जब तक नहीं हटती थी तब तक वो चार्ज होता रहता था, और जैसे ही रेड लाइट हटी तो हमारे दिमाग, मतलब हमें सिग्नल मिल जाता था कि हाँ अब हम फोटो खींच सकते हैं, अब उसके पास उतना चार्ज आ गया है। ठीक, इसकी आवश्यकता और कब होती है? जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई, उसको हम एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, और ले जा रहे हैं, ले जाते मान लो उसको हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट उसका बंद हो गया। तो हार्ट बंद हो जाने पर हम क्या करते हैं? उसको प्रेस करने के लिए विद्युत ऊर्जा के थ्रू एक मशीन होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? अब नाम मुझे याद नहीं है, तो हम उसको सौंप देते हैं। तो हार्ट किसके अंदर होता है? तो यहाँ पर पहले क्या होती है? पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं, है ना, और उसके अंदर ये ऐसी रिब्स होती है, उसके अंदर ये हार्ट होता है। उसको प्रेस करने के लिए हमको बहुत ज्यादा क्या करना है? उसको दबाना, प्रेस करना होता है। तो उसके लिए हम क्या, एक उपकरण हमने बनाया जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? हार्ट तक। तो उसके लिए भी हमको कितने, बहुत करंट की आवश्यकता है। मान लो हमको कितनी, 40 एम्पियर की आवश्यकता है, 40 एम्पियर धारा की आवश्यकता है। और 40 एम्पियर धारा एक साथ, एक समय में कोई भी बैटरी नहीं दे सकती, और जब कोई भी बैटरी इतनी धारा नहीं दे सकती है, तो हम क्या करेंगे? उसको फिर से वही काम, वही फिनोमेना, क्या करेंगे? उसको संग्रहित करेंगे, ठीक है, और संग्रहित करके फिर क्या करेंगे? एक साथ हम उस करंट को देंगे, ताकि वो जो प्रेस है, वो जो दबाव है, वो जो कंप्रेशन है, वो कहाँ चले जाए? हार्ट तक चले जाए, और हार्ट तक जाएगा तो हो सकता है वो फिर से जी जाए। बस समझ में आ रही? तो ऐसी जगह पर हमको क्या जरूरत पड़ रही है? एक संग्रहित करने की, एक संग्रहित धारा, है ना। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, ये जो जरूरत है, ये जो नीड है, क्या स्टोर करने वाली, वो कहाँ कहाँ पड़ रही है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही काम कौन करेगा? हम किससे यूज करेंगे? धारिता। इसी का कंसेप्ट हमारे पास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो हमको क्या करना है? चार्ज को इकट्ठा करना। तो चार्ज को
देखो इसके लिए पानी के लिए तो हमने बकेट बोल दिया, उसमें इकट्ठा किया और एक साथ हमने ले लिया, ठीक है। तो हमको जब चार्ज को इकट्ठा करना है, एक साथ हमको करंट लेना है, तो उसके लिए क्या हमारे पास है, तो हमारे पास एक सिंपल धातु या हम बोलेंगे चालक, है ना। तो चार्ज को इकट्ठा करने के लिए क्या है हमारे पास, तो चालक है। उस चालक में हम क्या करेंगे, चार्ज को इकट्ठा करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो किसी चालक को जब हम चार्ज देंगे, अब पहली बात ये भी है कि जब हम चार्ज देते हैं, पहली बात तो ये कि हमारे पास किसी भी मान लो किसकी बात कर रहे हैं, यदि हमने किसी चालक को हमने आवेश दिए, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, स्टोरेज वाली कंसेप्ट समझ में आ गया कि स्टोर करना क्यों आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि हमको जब नीड है तब हम उसका प्रयोग कर सके, है ना, इसीलिए हमको स्टोरेज करना। जैसे पानी की आवश्यकता, डिफरेंट टाइम पर हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसको क्या करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। स्टोर सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टोरेज आवश्यक है। जैसे हमको मान लो घर में खाने के लिए हम स्टोर करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे पास ग्रेन होता है, आटा होता है, चावल होता है, हम उसको स्टोर करके रखते हैं कि जब हमें नीड होगी हम उठाएंगे, बनाकर खा लेंगे। बात समझ में आ रही, तो स्टोरेज जरूरी है, स्टोरेज जो फिनोमिना, तो वही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसको स्टोर करना चाहते हैं, हम चार्ज को, आवेश को स्टोर इकट्ठा करना चाहते हैं। तो आवेश को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक चालक है, ठीक है। तो एक चालक है, इस चालक को जब हम आवेश देते हैं, कोई भी एक सोर्स, मैंने बोला ना सोर्स कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू हमने क्या किया, इसको आवेशित किया। जब हम इसको आवेश देंगे तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। एक बात और, एनर्जी का एक फिनोमिना और होता है, वो फिनोमिना क्या है, तो वो फिनोमिना होता है कि हम ऊर्जा को, पहले इसको थोड़ा और समझते हैं, ऊर्जा को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हुई, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुई। तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक चालक लिया और एक चालक को हम किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से इसको आवेश दे रहे हैं। तो इसको जब हम आवेश दे रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ये मान लो हमारे पास कोई सोर्स है, किसका, धनावेश का सोर्स है, ये स्रोत है, ठीक है। इससे जब हम इसको आवेशित करेंगे तो यहाँ पर एक धनावेश गया, ठीक है। अभी तो ये क्या था, चालक था, इसके पास टोटल, अभी हम क्या लेते हैं, टोटल चार्ज कितना है, 0। 0 का मतलब क्या है, इसमें जो धनावेश है, ये जो चालक है, इसके पास धनावेश और ऋणावेश की संख्या कैसी है, बराबर है, ये हम जानते हैं, न्यूट्रलाइज है, ठीक है। जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे तो ये यहाँ पर धनावेश है, ठीक है। अब जब ये धनावेश आया, एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इतना ज्यादा धनावेश होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या, अब जैसे ही दूसरा धनावेश देंगे तो ये धनावेश पहला वाला जो है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि ये धन है, दूसरा जब जाएगा तो ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। इसके विरोध के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, उस पर ये धनावेश दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमको क्या, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इसमें किसके रूप में संचित होता जाएगा, विभव के रूप में। तो जैसे जैसे हम आवेश देंगे तो इसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। और आवेश के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है, एक चीज और हम जानते हैं, क्या बढ़ता है, विद्युत क्षेत्र। उस चालक के बाहर क्या बढ़ जाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और विभव बढ़ रहा है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं कितना होता है, तो ये कूलम्ब कांस्टेंट, मतलब C = क्या, 1/4πε0। क्या हो जाएगा, मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ, मैंने मान लीजिए Q चार्ज दिया, तो इसका विभव कितना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बढ़ जाएगी, Q/r²। और इसमें इसका विभव कितना बढ़ जाएगा, Q/r। ये हम जानते हैं, ये हम कर चुके हैं,
ठीक है। तो जैसे इसमें तो हमने क्या किया, कुछ कार्य करना पड़ रहा है। क्या कार्य करना पड़ रहा है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम इसमें चार्ज देते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, देखिए ये 3 चार्ज यहाँ पर आ गए, चौथा जैसे ही जाएगा तो ये 3 क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बावजूद हमने क्या किया, इसको आवेशित किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका विभव अधिक है, इसका विभव कम है, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास कितना है, तो इसके पास विभव ज्यादा है। तो जो आवेश है वो क्या होते हैं, अधिक विभव से कम विभव की ओर जाते हैं। तो आवेश कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इसको और चार्ज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। देखिए हम तो इस तरह से ये आवेशित हो गया। हमने इसको क्या किया, तो इसमें कुछ कार्य किया और वो कार्य विभव के रूप में इसमें क्या हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो आवेश होंगे, जो इकट्ठे होंगे, ये देखो ये वाला इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। तो दोनों समान आवेश, दो समान आवेश के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये इन दोनों के बीच एक टेंशन होगा, इन दोनों के बीच एक टेंशन होगा। और हमने क्या किया, ऊपर से इतना तो पहले से ही था, उसके बाद हमने और आवेश डाल दिया इसमें। तो इसमें जो बीच में आवेश है, आवेशों के मध्य जो इसमें टेंशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा। और टेंशन बढ़ने से हम क्या बोलेंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इसका विभव बढ़ गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। किसके कारण, तो इन आवेशों के बीच टेंशन। क्यों टेंशन है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिकर्षित करके यहाँ पर, तो ये किसमें है, टेंशन में। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, किसी से कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा देता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ किससे, यहाँ पे मैंने चार्ज को इकट्ठा किया और मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। मतलब इसको भाई यहाँ पर चार्ज कैसे, टेंशन में। अब उनको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। मतलब हमने इसको चार्ज कर दिया, अब ये चार्ज हो गया है और ये सारे चार्जेस, तो ये खोज रहे रास्ता, क्योंकि ये टेंशन में। ऐसे हमने क्या किया, जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम ऐसे कंप्रेस कर देते हैं, ऐसे संपीड़ित कर देंगे, और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो तेजी से बाहर फैल जाएगा, मतलब बाहर जाने की, बाहर चला जाएगा, या फिर अपनी जगह बना लेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ये चार्जेस क्या होते हैं, टेंशन में होते हैं, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल हाई हो गया, हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया मान लो, ठीक है। और इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ मतलब पृथ्वी, इससे कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। हमेशा याद रखिएगा, अर्थ काफी बड़ा होता है, ठीक है, उसका पोटेंशियल हम क्या मानकर चलते हैं, 0। ठीक है, तो यहां से जैसे ही देखिए ये उच्च विभव हो गया, ये निम्न विभव हो गया, तो ये चार्जेस कहाँ अब जाना क्या होंगे, यहाँ से चालू हो जाएंगे। जैसे ही आवेश यहाँ से ऐसे जाना चालू होंगे, तो जैसे ही जाएंगे तो ये क्या होंगे, ये इसके जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट मतलब जो मैग्नीन का तार होता है, यहाँ पर टंगस्टन का या मैग्नीन का तार होता है, वो उससे जाना चालू होंगे। तो ये यहाँ से जैसे ही जाएंगे तो क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ऐसे टकराएंगे, उससे टकराएंगे तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगी, बिजली उत्पन्न हो जाएगी। तो हमने जो यहाँ पर कार्य किया वो किसी भी सोर्स के माध्यम से हो, चाहे हमने कोई उपकरण का यूज करके हमने इसमें कार्य किया और इसको चार्ज किया, या कोई सोर्स हमने लिया और उसको चार्ज किया, तो जो भी कार्य किया वो कार्य इसमें किस रूप में संचित हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के रूप में। किस रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और ये विद्युत ऊर्जा जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, तो ये बिजली के रूप में हमको ये जो कार्य होगा, ये जो हमने कार्य किया, अब चूंकि ये टेंशन में है तो ये क्या करना चाहेंगे, तो उच्च विभव से जो आवेश है, उच्च विभव से कहाँ जाएंगे, निम्न विभव की ओर जाएंगे। जैसे ही वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, तो कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, यहाँ पर आप फ्रिज लगा सकते हो, कूलर लगा सकते हो, आपको जो कुछ चलाना है ना, पंखा लगा सकते हो, तो वो क्या करेंगे, उस पर कार्य करेंगे। जो भी आप उपकरण लगाएंगे, पंखा होगा तो पंखा को घुमा देंगे ना, लाइट है तो लाइट को जला दिए, यहाँ पर कुछ वर्क किए, और वो कार्य हमको किस रूप में उसने वापस किया, बिजली के रूप में वापस किया। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, ये कार्य वापस मिल गया इस रूप में। तो हम इस तरह से इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इस तरह समझ में आ गया, क्लियर, चीजें समझ में आई। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम किसी भी चालक को
किसी चालक को कितना आवेश या कब तक आवेशित कर सकते हैं, कितना आवेश दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये चालक है और इस चालक को हमने एयर में रखा, तो ये एयर के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं? एयर के पार्टिकल्स। अब एक चीज तो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा हम इसको आवेश देते जाएंगे, है ना, इसका विभव क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा, और इसका विद्युत क्षेत्र भी क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका जब विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, इसकी जो तीव्रता है ये भी खूब बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो हमारे पास ये जो एयर के पार्टिकल हैं, ये इसके पास ये धनावेश है, और देखो ये धनावेश इसके नाभिक में, भाई एयर के अणु है, तो एयर मतलब जो हवा है, हवा में कोई भी अपने पास अणु होंगे तो उसके पास ये धन और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है बाहरी रूप में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक क्या है? आकर्षण। भाई हमारे पास कोई भी एटम होता है तो एटम में क्या होता है? बीच में क्या होता है? धनावेश होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। इन दोनों के मध्य क्या होता है? एक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के चारों ओर, इस परमाणु के चारों ओर क्या रहता है? घूमता रहता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो ये जो आकर्षण बल है, ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, यहां पर क्या बढ़ रहा है? इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इन दोनों के मध्य देखो, ये इन दोनों के मध्य जो आकर्षण है, ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो आकर्षण होगा, क्योंकि भाई ये धनावेश है तो ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। अभी इन दोनों के मध्य जो आकर्षण होगा, इनके मध्य ये विद्युत क्षेत्र जो बना है, ये क्या कर रहा है? इस जो एयर के पार्टिकल है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे। इसके मध्य भी आकर्षण लगेगा, हाँ या नहीं? लगेगा। समझ में आ रहा है ये चीज कि ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा? एक आकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? हमने इसको और आवेशित किया, मतलब आवेश और दिया, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है क्या हो गया? और बढ़ गया। ठीक है, और हमने इसको धनावेशित किया तो इसका विद्युत क्षेत्र और बढ़ा। हमने क्या किया? इसको कितना आवेश दे दिया? हमने मान लीजिए इसको हमने आवेश दे दिया कितना? 1 लाख। ये 1 लाख आवेश दे दिए, तो इसका जो अपने पास विद्युत क्षेत्र है, हम ये मानकर चलते हैं कि एक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 कूलम पर, अपन बोलेंगे ये क्या है? कूलम पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है 2 आवेश देने पर। तो हमने कितना दिया? 1 लाख। जैसे ही 1 लाख दिया तो हमने ये देखा कि इसके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, किसके मध्य? ये दोनों के मध्य, मतलब परमाणु के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण लग रहा है, इन दोनों के मध्य, ये जो हमारे पास धनावेश है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें थोड़ा बड़ा बना देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। ये तो ये धनावेश और ये इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है और इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है, ये वाला बल इस आकर्षण बल से क्या हो जा रहा है? मान लो कम हो जा रहा है। ठीक है, ये वाला आकर्षण बल क्या है? ज्यादा हो जाता है और ये वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, 1 लाख से ज्यादा दे रहे हैं, मतलब 1 लाख विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? 1 लाख। कितना आवेश दिया? 1 लाख आवेश देने पर कितना हो गया? 1 लाख विद्युत क्षेत्र। मैंने बोला ना, एक में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 1 लाख आवेश दिया। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्यों? क्योंकि हमको मालूम क्या होता है? E = dV/dr। ऐसा होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है, विभव प्रवणता पढ़ा हुआ है। तो हमने जैसे ही इसको क्या किया और 1 लाख आवेश दिए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया। अब हम क्या करते हैं? उसको और आवेश दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उसको और आवेश दे रहा हूं। तो और आवेश देने पर मैंने जैसे ही +1 किया, तो यहां से ये जो अपने पास एयर के पार्टिकल है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो देखो, ये अपन लेते हैं इसका पोटेंशियल, या फिर हम बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी बढ़ गई? एक आवेश भी कितना बढ़ गया? तो आवेश कितना हो गया अपने पास? 1 लाख 1 हो गया। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो गई? बढ़ गई, 1 लाख 1 हो गई। और जैसे ही हुई तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहाँ आ गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा। अब इसका कितना हो गया?
फिर से 1 लाख हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हमने 1 लाख दिया तो क्या हुआ, 1 लाख से थोड़ा सा 1 बढ़ाया तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, इधर आ गया। किसका, एयर के एटम का। ठीक है, इस परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आ गया, फिर हमने जैसे ही दूसरा फिर एक और फिर बढ़ा दिया तो फिर यहाँ पर हमने देखा कि दूसरे जो परमाणु था, दूसरा परमाणु था एयर का, उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। फिर से ये कितना हो गया, तो फिर से अपना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर से अपना 1 लाख हो गया। बस समझ में आ रही? तो हम इसको आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आवेश हम कब तक दे सकते हैं? एक बात, पहली बात तो ये कि मैंने कहा ना, किसी भी चालक को हम कितना आवेश दे सकते हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हमने उसको 1 लाख दिया तब तक तो ये बढ़ा, जैसे ही हम 1 लाख 1 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये इन दोनों के मध्य, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन दोनों के मध्य जो आकर्षण है वो ज्यादा हो जाता है इनके आकर्षण से। अर्थात यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा है, इधर आ जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, वो माइनस हो गया। फिर से क्या हुआ, 1 लाख हो गया। जैसे ही हमने दूसरा आवेश और दिया तो फिर से क्या हो गया, 1 लाख 1 हो गया। फिर से हो गया कि नहीं हुआ? जैसे ही हुआ तो फिर से ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। 1 इलेक्ट्रॉन चले जाने से फिर से क्या हो गया, वो माइनस हो जा रहा है। फिर से क्या हो गया, आवेश कितना हो गया इस चालक का, 1 लाख हो गया। अब हम जैसे देते जा रहे हैं तो यहाँ के जो कण है उनसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहा है, रिलीज होते जा रहा है, फ्री होते जा रहा है, छूटता जा रहा है। तो यहाँ पर ये कैसे हो जा रहे हैं, ये जो मतलब एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, धनावेशित हो जा रहे हैं। हवा के जो कण है वो कैसे होते जा रहे हैं, धनावेशित हो जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण। क्या बोलते हैं, किसका आयनीकरण हो रहा है, हवा का आयनीकरण हो रहा है। एयर के पार्टिकल का क्या हो रहा है, आयनीकरण होना चालू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब 1 लाख से ज्यादा इसमें हम आवेश नहीं दे सकते। 1 लाख से ज्यादा आवेश हम नहीं दे सकते। यदि इससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मतलब धनावेशित होते जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और इसमें फिर से कितना हो जाएगा, 1 लाख होगा। मतलब एक चीज समझ में आई कि आवेश को हम किसी चालक को हम कितना आवेश दे सकते हैं। एक लिमिटेशन, यहाँ लिमिटेशन आ गई। यही क्या है, इसकी सीमा है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना, ये एग्जाम्पल है कि मैंने 1 लाख लेकर के एग्जाम्पल लिया है, ये इसकी सीमा है। ये सीमा क्या है, सीमा ये है कि यदि इसमें हम 1 लाख मतलब एयर में यदि उस चालक को, हवा में हम उस चालक को रखें तो हम उसमें केवल 1 लाख आवेश दे सकते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है, अब ये जो हवा है, अब आपको पता है हवा का परावैद्युतांक कितना होता है। हवा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन इसकी कुचालकता कितनी ज्यादा है, ये कितना प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध कर सकता है, किसका, विद्युत क्षेत्र का। तो वो कितना कर सकता है, तो हमको मालूम है कि इसका प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है, तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतने विद्युत क्षेत्र तक, यदि विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाए, इतना हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो मैंने केवल एग्जांपल लेके आपको बताया है कि किसी भी मतलब ये किसी भी चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें हम आवेश कब तक दे सकते हैं। तो एक मीडियम, उस मीडियम का जो परावैद्युतांक होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम उस पर आवेश दे सकते हैं। बस समझ में आ रही, मतलब यदि ये चालक है, इस चालक को मैं आवेश कब तक दे सकता हूँ, तो यहाँ पर इस कंडीशन में 1 लाख में जैसे ही दिया, 1 लाख से 1 ज्यादा किया तो ये आयनाइज होना चालू हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि किसी भी चालक को आवेश हम तब तक दे सकते हैं जब तक उसका जो माध्यम है वो क्या ना हो जाए, उसका आयनीकरण ना हो जाए। जैसे ही उसके माध्यम का आयनीकरण होना चालू हुआ तो उसके बाद हम उस चालक को आवेश नहीं दे सकते। एक बात समझ में आ गई कि किस चालक को हम चार्ज कब तक कर सकते हैं, तो उसके माध्यम पर निर्भर करता है। ये किस पर करेगा, उसके माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करेगा। तो हमको मालूम है हवा क्या है, विद्युत की कुचालक होती है। और कितना, तो यहाँ पर उसकी कुचालकता कब तक होगी, तो उसके परावैद्युतांक पर। मैंने आपको ये चीज समझाया हुआ है कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युतांक किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक वो वैल्यू है जो उसके मतलब उसे क्या कर मतलब जब तक वो प्रतिरोध कर सके, किसका, विद्युत का।
ठीक है, मतलब उसकी प्रतिरोधकता जहां खत्म होती है, जिस मान पर उसकी प्रतिरोधकता खत्म हो जाती है, वो उसका क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। उस माध्यम का क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक। मतलब ये कि जब हम इसको आवेश दे रहे हैं तो इसकी क्या बढ़ रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि इससे ज्यादा हो जाए, यदि हम इसको आवेश देते गए तो क्या बढ़ रहा है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, तो 3 × 10⁶ हो गई, इतनी वोल्ट पर मीटर हो गई। और उससे ज्यादा जैसे ही हमने आवेश दिया तो उसके जो हवा के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयनीकरण, उनका आयनीकरण होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना हो गया तो उससे ज्यादा हम आवेश किसी चालक को नहीं दे सकते। कहां पर, हवा, कहां पर, हवे में। बस समझ में आ रही। तो हवा या एयर जो बोलेंगे, एयर का जो हमारे पास डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, एयर की बात, इसको मैं मान लो कहाँ रख देता हूँ, पानी में रख देता हूँ या किसी और माध्यम में रख देता हूँ, तब हम उसको आवेश कब तक दे पाएंगे, जब तक वो माध्यम क्या ना हो जाए, आयनाइज्ड ना हो जाए या उसका आयनीकरण होना प्रारंभ ना हो जाए। जैसे ही उस माध्यम का आयनीकरण होना चालू हो जाएगा तो अब हम वहां पर रखे चालक को अब और आवेश नहीं दे सकते। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई, एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपको, क्या, कि किसी चालक को हम आवेश कब तक दे सकते हैं, जब तक ये माध्यम का आयनीकरण होना चालू। बात समझ में आई। तो किसी आवेश को या किसी चालक को आवेश हम कितना दे सकते हैं, एक चीज हमको यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये किस पर निर्भर करेगा आवेश को देना, तो उसके आकार पर। यदि आकार कम होगा तो हम इसको आवेश कम दे सकते हैं। भाई धातु का आकार छोटा होगा तो उसको कम आवेश देना पड़ेगा, आवेशित करने के लिए उसको कम आवेश देना पड़ेगा। आकार बड़ा होगा तो उसको ज्यादा आवेश। तो एक तो उसके आकार पर निर्भर करेगा, दूसरा उसके किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर, कि वो किस माध्यम पर रखा है। यदि इसी चालक को, फिर क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यदि इस चालक को कहाँ रख दिया जाए, मान लो वैक्यूम में रख दिया जाए, निर्वात में रख दिया जाए, तब क्या होगा, तो वैक्यूम पे रख दें तो निर्वात पे रख देंगे तो उनका आयनीकरण तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे एयर के पार्टिकल्स होंगे क्या, नहीं होंगे। तो हम उसको कितना आवेश दे सकते हैं, तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो हम उसको जितना हम दे सके, हमारे पास सोर्स जो है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब हम उसको आवेश दे रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य अब कब तक कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना आवेश उसको दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर। तो बात समझ में आ गई कि निर्वात में हम जितना चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन उस तरह का हमारे पास सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास है, उसके लिए भी हमारे पास एक डिवाइस है, उसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर, जिसमें हम पोटेंशियल को और इंक्रीज कितना कर सकते हैं, तो 10 लाख और ज्यादा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जैसे जैसे उसका विभव बढ़ता जाएगा, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इनका घनत्व बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आवेश का घनत्व बढ़ेगा तो उनमें टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ने से उसका पोटेंशियल बढ़ना चालू होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और वो तीव्रता बढ़ेगी तो उसमें इतना ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर में। तो एक बात तो समझ में आ गई कि किसी भी चालक को हम आवेश कब तक दे सकते हैं, और किसी चालक को आवेश जब हम देंगे तो उसमें जो आवेश रखने की जो क्षमता होगी वो किस किस पर निर्भर करेगी, तो किस पर निर्भर करेगी, उसके, है ना, उसके माध्यम पर और उसकी आकृति पर, कि वो अपने अंदर कितने आवेश को रख सकता है, कितने आवेश को वो स्टोर कर सकता है, संग्रहित कर सकता है, ताकि उसका उपयोग हम कहीं पर भी किसी भी जगह पर कर सकें। बात समझ में आ गई। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है, इसको मैं हटा दूं, ठीक। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं, यदि हम माध्यम चेंज कर दें तो देखिए इस माध्यम का, एयर के माध्यम का परावैद्युतांक, मतलब इतने तक यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है तब तक ये आयनीकरण इसका नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उसका आयनीकरण होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतने तक वो अपना क्या कर सकता है, प्रतिरोध कर सकता है, किसका, विद्युत का प्रतिरोध कर लेगा, आवेशों का प्रतिरोध कर लेगा, मतलब इतने तक ये आयनाइज नहीं होंगे। जैसे ही ये वाला हमने जो आवेश दिया है
इसका जो विद्युत क्षेत्र है, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इससे ज्यादा बढ़ा तो ये आयनीकरण होना चालू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वैसे ही मान लो यदि पानी में रखते हैं तो उसका परावैद्युतांक अलग होगा। बात समझ में आ रही। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये किसी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका गुण होता है, किसका नेचर है ये, तो मैं इसको बता चुका हूं। ये नेचर किसका है, कुचालक पदार्थ का। किसका नेचर है ये, कुचालक पदार्थ का, कि कब तक वो विद्युत का प्रतिरोध कर सकता है, ठीक है। कितने स्ट्रेंथ, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या है, क्यों, क्योंकि यदि मान लो हाई टेंशन वायर है, हाई टेंशन वायर मतलब उसमें 3000 वोल्ट जा रहा है, तो 3000 वोल्ट जा रहा है तो उसमें जो हम ऊपर में प्लस, क्योंकि भाई यदि मैं उसको डायरेक्टली टच कर दूं तो क्या होगा, करंट लग जाएगा और मैं बर्न हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर एक प्रतिरोध करने वाला, उसका विरोध करने वाला क्या लगाऊंगा, एक प्लास्टिक लगाऊंगा, या फिर इतने मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला तार मतलब प्लास्टिक यूज करूंगा जो उस जो 3000 वोल्ट है उससे डबल, जो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो कितना होना चाहिए, 6000 कितना हो, 6000 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब वो 6000 वोल्ट को क्या कर सके, वो सहन कर सके। उसके इतना वोल्ट होने पर भी वो क्या नहीं होना चाहिए, विद्युत मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही, मतलब उसका मतलब 3000 वोल्ट से ज्यादा उसका विरोध कर सके। तो वही चीज याद रखिएगा आप लोग कि जो गुण है कुचालक का, जो गुण है उसकी क्या है, प्रतिरोधक, या फिर विद्युत के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करना, है ना। मतलब उसमें अपने अंदर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देना, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता, वो क्या कहलाता है, कुचालक गुण, है ना। तो वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना ज्यादा है ना। यदि मान लो उसमें हम विद्युत, मान लो इसका गुण कितना है, एक तार है, इसकी प्रतिरोधक या फिर इसमें इसका जो विद्युत प्रवाह, एक तार कहते हैं प्लास्टिक, एक प्लास्टिक है, तो इस प्लास्टिक, ये प्लास्टिक जो है ये कुचालक है, ठीक है। इसकी इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या परावैद्युतांक है, मान लीजिए कितना है, तो हमने बोला 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर। अब इसमें हमने इस प्लास्टिक से एक तार लिया और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, या उसमें विद्युत ऊर्जा है कितनी है, या उसमें विद्युत फ्लो हो रहा है, या हम बोलेंगे उसका विद्युत क्षेत्र की, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो हमने बोला उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे ही इस प्लास्टिक को हम रखेंगे तो ये प्लास्टिक कैसा बन जाएगा भाई, इस प्लास्टिक की जो प्रतिरोधक क्षमता है या प्रतिरोध है वो कितनी है, 10 वोल्ट पर मीटर। मतलब ये 10 वोल्ट पर मीटर के करंट को सहन कर सकता है या फिर उसको बियर कर सकता है। यदि उससे ज्यादा होगा तो वो भी कैसा बन जाएगा, चालक की तरह, वो भी उसके भी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, और यदि उसमें भी क्या होगी, करंट का फ्लो उसमें भी होना चालू हो जाएगा, और करंट का फ्लो उसमें चालू हो जाएगा तो ये प्लास्टिक किसकी तरह कार्य करना चालू हो जाएगा, मतलब करंट की तरह, या चालक की तरह कार्य करना चालू कर देगा। तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, वो ये। तो इस प्लास्टिक को हम किसमें यूज करेंगे, तो जिसका जो अपने पास जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या जिसका पोटेंशियल कितना हो, हम बोलेंगे 5 वोल्ट पर मीटर, 5 वोल्ट है, उसमें हम इस प्लास्टिक को यूज करेंगे। यदि इससे ज्यादा आता है तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, और 10 से ज्यादा हुआ तो ये प्लास्टिक क्या हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा करंट आने पर आपने सुना होगा कि वायर जल गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें उसकी जो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, परावैद्युतांक होता है, वो परावैद्युतांक से ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है। तो वो जो प्लास्टिक है वो भी किसकी तरह, चालक की तरह बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि उसमें से करंट का मान ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है, बर्न होना चालू हो जाता है। बस समझ में, क्योंकि वो कुचालक है, वो अपने में से धारा को प्रवाहित तो नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। बस समझ में आ रही है, तो यही रीजन है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अभी और क्लियर हुआ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है किसी पदार्थ का, ये किसका गुण है, हम क्या बोलेंगे, कुचालक, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वहां पर जो बकेट का हमने एग्जांपल लिया, वो बकेट क्या है, तो वो बकेट है हमारा
वो बकेट क्या है? चालक। चालक की धारिता, किसी भी चालक की धारिता। तो किसी चालक को, अच्छा, तो हम यहाँ बोलते हैं कि धारिता क्या होगा, किसकी, कौन सी धारिता? हमने बोला विद्युत धारिता। तो हम, यह एक ऐसा उपकरण, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको समझा देता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहें तो यह एक ऐसा उपकरण है, उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा किसके रूप में? संपीड़ित आवेशों के रूप में, है ना। यह एक ऐसा उपकरण है जो धारिता क्या होगी, या इसको अपन धारिता, अपने पास चालक एक अपने पास होगा, चालक की धारिता क्या होगी, तो हम ये क्या बोलेंगे, यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा संपीड़ित आवेशों के रूप में क्या होती है? एकत्रित होती है। क्या होती है? एकत्रित होती है ना। जिसका प्रयोग एक साथ वह विद्युत ऊर्जा वापस लेने के लिए किया जाता है, वापस लेने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, फिर वही बात आ रही है कि जैसे मुझे मतलब फ्लैश कैमरे की बात किया, तो कैमरे में मुझे एक साथ फ्लैश लाइट चाहिए, एकदम तेजी से मतलब करंट चाहिए, और उसके बाद फिर क्या करना है अपन को, मतलब एक साथ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब मुझे एक साथ कोई चीज चाहिए होती है तो मुझे क्या करना होगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा, संग्रहित करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा। तो वो एकत्रित करने के लिए हमारे पास क्या है, चालक है, हम उसमें एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी जगह कहाँ पे, तो मैंने आपको हार्ट वाला बताया कि वहां पर भी मुझे क्या चाहिए, एक साथ धारा चाहिए, और एक साथ धारा कोई भी बैटरी हमको नहीं दे सकती, तो हम क्या करेंगे, वहां पर ऊर्जा को संग्रहित करेंगे, एकत्रित करेंगे, और वही फिनोमिना हम क्या कर रहे हैं, धारिता में यूज करना, ठीक है। ठीक, तो यही हमारे पास एक ऐसा उपकरण है, ठीक है। और बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमको एक साथ करंट चाहिए होता है, जैसे मोटर को चालू करना है, तो किसी भी मोटर को चालू करने के लिए भी हमको क्या चाहिए होती है, एक साथ धारा चाहिए होती है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके एक साथ हम उसको धड़ से लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो सारा एनर्जी हमको क्या सर एक साथ वापस मिले, और उसका हम किसी भी चीज़ में यूज़ करें। तो वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो मैं आपको बताऊँ, गाड़ी स्टार्ट करने में, ठीक है, मोटर स्टार्ट करने में, है ना। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो जो प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं हार्ट को, वहाँ पे हमको एक साथ एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमको इसकी आवश्यकता होगी डेली लाइफ में हमारे, इज इट क्लियर। तो अब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट, इसका फिनोमेना और जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा और समझते हैं। हमने किसी भी कोई भी अपने पास ये चालक है, इसको हम आवेशित करते हैं, ठीक है। देखिए हमने इसको आवेश दिया, ठीक, इसको आवेश देने पर क्या होगा, इसका विभव बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी एक चीज और, यदि हमने इसको आवेश दिया है तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसको हमने इस पर आवेश है ना। भाई आवेश दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो यदि हमको कोई पूछे कि यार इसमें आवेश है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें आवेश है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको तो टच करके देखो। टच करके देखोगे, यदि करंट लगा, करंट मारा, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें आवेश है, मतलब इसका विभव, इसके अंदर विभव है, पोटेंशियल है, टेंशन है ना।
और करंट नहीं लगा, इसमें पोटेंशियल नहीं है ना। और यदि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज होगा, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंक्रीज होगी, है ना। तो जैसे जैसे हम आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पोटेंशियल विभव। जैसे जैसे हम आवेश देते जाते हैं तो इसका विभव क्या होते जाता है, बढ़ता है। है ना। अब विभव बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो विभव बढ़ते जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए देखिए आवेश देते गए क्या बढ़ा, विभव। ठीक है। अब हमको मालूम है कि जब भी ये इंस्प्रोपोर्शनल टू आता है, मतलब अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है, मतलब सॉरी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है, तो इसको बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, है ना, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया, और इसको हम क्या नाम देंगे, ये क्या है, एक कांस्टेंट है ना, एक क्या है, यह एक स्थिरांक है, स्थिरांक, इसको हम क्या नाम देंगे, धारिता। स्थिरांक है जिसे चालक की क्या बोलेंगे हम, चालक की धारिता नाम देंगे। क्या नाम देंगे, धारिता, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए C इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन V। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि किसी चालक की जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है, आवेश पर और विभव पर, है ना। कितना आवेश हम दे चुके हैं। अब एक बात और, मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये दो गिलास है हमारे पास, एक में पानी इतना है, ठीक है, ये थोड़ा सा चलो ये दोनों सेम है ना, और इसमें पानी इतना है, ठीक है, ये इसमें इतना है, इसमें इतना है। अच्छा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पोटेंशियल को किससे हमने पढ़ा हुआ है, किससे कंपेयर किया हुआ था, पानी के लेवल से पढ़ा हुआ था, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे दो गिलास लिए, दोनों सेम गिलास हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि किसकी धारिता अधिक है, ये एक A है और एक B है, किसकी धारिता अधिक है, A की धारिता अधिक है। सोच कर देखो, देखिए ये भी 1 लीटर वाला है, ये भी 1 लीटर वाला है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ पानी कहाँ तक है, यहाँ तक। किस में ज्यादा पानी डाला जा सकता है, B में, तो किसकी धारिता ज्यादा हुई, बात समझ में आ रही है। तो यदि आवेश, फिर से वही बात, यहाँ पर पानी को मैंने आवेश बोल दिया और पानी के लेवल को मैंने क्या बोल दिया, विभव। पानी की ऊंचाई क्या है, विभव को शो कर रही है, और पानी जो है वो किसको शो कर रहा है, जो पानी है उसके अंदर जो पानी है उसको मैं आवेश से शो कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे एक बात बताइए कि किसमें आवेश कम है, बी में, उसका लेवल भी, विभव, आवेश कम है तो विभव भी, पानी की मात्रा कम है तो विभव भी, यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है, धारिता किसकी ज्यादा होगी, किसमें हम ज्यादा पानी डाल सकते हैं, इसमें ज्यादा डाल सकते हैं। एक बात समझ में आ रही है ना कि भाई इसमें और ज्यादा पानी डाला जा सकता है, कितना डाला जा सकता है, तो हमने बोला इसमें कितना डाला सकता है, तो यहाँ तक डाल सकते हैं, यहाँ क्या, यहाँ तक। इसमें पानी कितना डाला जा सकता है, यहाँ तक, तो इसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। तो इसमें क्या क्या ज्यादा है, इसमें आवेश ज्यादा है, पहले से ही है ना, पहले से ही है, तो इसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। इसकी क्या होगी, तो जिसमें आवेश कम होगा उसकी धारिता, वही देखो, अच्छा नहीं, आवेश कम होगा उसकी धारिता भी कम होगी, धारिता क्या होगी, कम होगी, याद रखना, आवेश कम होगा तो धारिता कम होगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, लेवल पे ले रहा हूँ मैं, पोटेंशियल को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लेवल कितना है, कम है, इसकी धारिता क्या है, अधिक है, इसकी धारिता क्या है, अधिक है। बात समझ में आ रही है, बात समझो, थोड़ा समझना। मैंने क्या बोला, आवेश के कम होने पर, आवेश कम होगा तो धारिता भी कम होगी, धारिता भी, यहाँ पर देखो, और यहाँ पोटेंशियल को लेके चलते हैं, देखिए विभव, थोड़ा समझना, विभव को लेके चल रहा हूँ ना। यदि इसका विभव अधिक है, विभव क्या है, अधिक है, थोड़ा सा वहाँ पे अपन ने थोड़ा कंपैरिजन गलत कर दिया, थोड़ा समझो, थोड़ा कंफ्यूज होगा। यहाँ पे हम केवल इसको लेके चल रहे हैं, क्या, लेवल को, इसका लेवल अधिक है और इसका लेवल क्या है,
कम है। तो लेवल को मैंने पोटेंशियल से लेके चला, तो इसका लेवल अधिक है, मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, इसका विभव क्या है, अधिक है। विभव अधिक है तो धारिता कम। और यहाँ पे विभव कम है तो धारिता। अधिक। अभी समझ में आया, ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब एक बात है कि जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाते हैं, आवेश कम होगा तो सीधी सी बात है, आवेश कम होगा तो धारिता क्या होगी उसकी, भाई अब मैं कम आवेश दे पा रहा हूँ तो धारिता कम ही है, तभी तो कम आवेश दे पा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये हमारे पास क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो धारिता है इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। लेकिन इसके मात्रक को, चूंकि फैराडे नामक कोई साइंटिस्ट था, उसने इसका मतलब इसको थोड़ा सा इसके पीछे काम किया था, तो उसने अपने नाम से दिया था क्या, फैराड। क्या नाम दिया था, फैराड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा धारिता का, फैराड, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक धारिता को डिफाइन करना है, धारिता को परिभाषित करना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, इससे एग्जांपल से ये चीज समझ में आ गया कि जिसका विभव क्या होगा, अधिक होगा, उसकी धारिता कम होगी, और जिसका विभव कम होगा उसकी धारिता अधिक। अभी समझ में आ गया है ना। लेवल को हमने किससे लिया, पानी के लेवल को विभव से किया था, तो जिसका विभव अधिक होगा उसकी धारिता कम होगी, जिसका विभव कम होगा तो यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा परिभाषित कर देते हैं। भी क्या हो जाएगा देखो, तो C इज इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन V। अच्छा, इसका मात्रक हमने बोला ठीक, और यहाँ पे मात्रक हमारे पास कूलम पर वोल्ट, या इसी को हम क्या बोल देंगे, फैराड। क्या बोल देंगे, फैराड, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमारे पास C है, ठीक है, ये किस तरह की राशि होगी, अदिश होगी या सदिश होगी, तो कूलम कैसी राशि है, अदिश। कूलम कैसी, मतलब कूलम बोले तो आवेश कैसी राशि है, अदिश। विभव कैसी राशि है, कार्य से गणना की जाती है विभव की, तो विभव भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दोनों अदिश हैं तो ये भी कैसी होगी, अदिश राशि होगी। धारिता कैसी होगी, अदिश राशि होगी, और ये अदिश राशि होगी, ठीक है। इसका मात्रक भी हमने देख लिया, फैराड, ठीक है, ये अदिश राशि है। दूसरा, यदि मुझे क्या करना है, इसको परिभाषित करना है, धारिता को परिभाषित करनी है, तो धारिता की परिभाषा हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, C, ये इसको Q, इसको 1 कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, 1। तो हम क्या कहते हैं कि यदि किसी चालक को, यदि या किसी चालक को किसी चालक, या ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक को आवेश, क्यों आवेश देने पर, है ना, किस चालक को क्यों या जितना आवेश देने पर, जितने आवेश देने पर उसका विभव कितना बढ़ जाता है, उसके विभव में वृद्धि कितनी होती है, 1 वोल्ट की हो जाए, वोल्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे याद रखना, ये क्या है, डीवी है, ये क्या है, डीवी, विभवांतर होता है ना। तो किसी चालक को जितने आवेश देने पर उसका विभव, उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाती है, वह आवेश या आवेश की वह मात्रा, आवेश है ना, कि वह मात्रा क्या कहलाएगी, आवेश चालक की धारिता, आवेश की वह मात्रा चालक की धारिता कहलाती है। ये हमने धारिता को डिफाइन कर दिया, है ना। मतलब ये कि किसी चालक को जितना आवेश हम देंगे,
हमने इतना आवेश दिया कि उसके विभवांतर में या उसके विभव में कितने वोल्ट की 1 वोल्ट की यदि वृद्धि हो जाती है तो वह आवेश की मात्रा उसकी धारिता के बराबर होगी। या किसी चालक की धारिता, उसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी चालक की धारिता, इसको मैं और लिख देता हूं ना, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता आवेश उस किस चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है, जो उस चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है जो चालक का विभव, चालक के विभव में, जो चालक के विभव में विभव को 1 वोल्ट बढ़ा दे, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं कि चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश की मात्रा दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है ना, आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाता है। बस समझ में आ गई। तो परिभाषा है जो आप अपने तरीके से बना सकते हो, ठीक है। या हम बोल सकते हैं किस चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में जितना आवेश उस चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ा दे या उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करे। समझ में आ गई। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप उसको जिस तरह से, लेकिन समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक। तो इस तरह से हमने इसका डेफिनेशन बना दिया। अब आगे देखते हैं, इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं भाई। अच्छा, इसका विमीय सूत्र निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। क्यू का क्या होता है ना, और कूलाम होता है, तो इसका विमीय सूत्र भी आप निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि 1 फैराड को कैसे परिभाषित करेंगे। अभी हमने क्या किया, एक धारिता को हमने परिभाषित किया। अब मान लो 1 फैराड धारिता कितनी होती है, 1 फैराड धारिता क्या होती है, 1 फैराड धारिता। और 1 फैराड धारिता मतलब कोई भी चालक है जिसकी नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 1 फैराड धारिता के लिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो C = क्या हो जाएगा, Q/V। तो Q को हमने 1 कूलाम बोल दिया और इसको 1 वोल्ट बोल दिया। तो हमने क्या लिया, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये कोई पदार्थ ले लिया और इसको मैंने आवेश दिया, कितना दिया, 1 कूलाम आवेश दिया। 1 कूलाम आवेश देने पर इसमें जो वोल्टेज है, विभव, वो कितना बड़ा, 0.5 पड़ा। कितना बड़ा, 0.5 पड़ा। तो मैंने इसको क्या किया, इसका आकार को, क्योंकि मैंने क्या कहा था, विभव किस पर निर्भर करता है, चालक की जो धारिता है या फिर विभव है वो किस पर निर्भर करता है, उसके आकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा काट दिया, इसको थोड़ा मैंने क्या कर दिया, काट दिया। अब मैंने उसको क्या किया, 1 वोल्ट दिया, 1 कूलाम आवेश दिया। 1 कूलाम आवेश दिया तो इसका देखा वोल्टेज कितना बढ़ गया, तो इसमें 2 वोल्ट हो गया। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया, इस चालक में मैंने थोड़ा सा एडिशन और कर दिया, ठीक है। तो अब उसमें 1 कूलाम आवेश दे रहा हूं, तो अब मैंने देखा कि अब इसमें 1 वोल्ट वृद्धि हुई। 1 कूलाम आवेश देने पर इसके मतलब विभव में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 वोल्ट वृद्धि हो रही है। तो ये चालक की क्या, इस चालक की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 1 फैराड। बस समझ में आ रही है। तो यदि, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर जब हम 1 फैराड को कैसे लिखेंगे, तो C क्या हो जाएगा, 1 फैराड होगा। 1 फैराड होगा कब होगा, जब 1 कूलाम आवेश, तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें, कितना, 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि
उसका विभव कितना बढ़ जाता है बेटा? 1 वोल्ट बढ़ जाता है। उसका विभव कितना बढ़ जाता है? 1 वोल्ट बढ़ जाता है। तो उस चालक की धारिता कितनी होगी? 1 फैराड। चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैराड। 1 फैराड होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया? ये चालक एक तो हमने क्या निकाल लिया? एक धारिता की परिभाषा निकाल ली। धारिता और 1 फैराड, धारिता दोनों अलग है ना। 1 फैराड की परिभाषा यदि हम लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, और यदि हम धारिता की परिभाषा लिखेंगे तो धारिता के लिए अलग है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ? धारिता को हमने इस तरह से हम समझ लिए कि हमने धारिता क्या होता है। उसके बाद इसकी आवश्यकता भी हमने देखा कहाँ कहाँ पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल मतलब हमारे डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आप जानते हैं हमारे पास जो फैन होता है ना, फैन पे फैन जो होता है, फैन मतलब पंखा, वो उस पर कितने मतलब कैपेसिटर जो होता है, उसमें जो कैपेसिटर या उसमें जो धारिता यूज की जाती है, कैपेसिटर मतलब संधारित्र जो यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगा। संधारित्र का कंसेप्ट हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी केवल हमने इस चीज को जाना है और मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन बताया हुआ है। तो अभी हम क्या देखते हैं, उसके जो प्रैक्टिकल है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, वो क्या होता है? माइक्रो फैराड। इसको लिख लेना ना इसको, क्योंकि हमारे एग्जाम पे भी मतलब एग्जाम पे जो क्वेश्चन आते हैं तो माइक्रो फैराड और एक होता है पिको फैराड। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है इसकी? माइक्रो फैराड और पिको फैराड। माइक्रो फैराड को हम देखो, इसको हम लिखते हैं माइक्रो फैराड, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? म्यू एफ से। ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻⁶ फैराड है ना, या फिर मैं इसको ऐसा फैराड। ठीक है, माइक्रो फैराड। और होता है पिको फैराड। पिको फैराड। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यूज कहाँ कहाँ होता है। पिको फैराड कितना होता है? अच्छा, 10⁻⁻⁹ को क्या बोलते हैं? उसको नैनो, है ना, लेकिन नैनो का यहाँ पे यूज नहीं होता। ये जो पिको फैराड है और ये माइक्रो फैराड है, अब एक आपको ये बताता हूँ कि ये कहाँ यूज होता है। ये होता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब पंखा, टीवी, ये जो जहाँ जहाँ यूज होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल, फ्रिज, कूलर, ये सब इलेक्ट्रिकल जो शॉप होते हैं, वहाँ पर यदि अपन किसकी बात करते हैं? धारिता की बात करते हैं, तो वहाँ किस तरह का धारिता यूज होगा? माइक्रो फैराड वाला, वहाँ थोड़ा ज्यादा आता है। अच्छा, पिको फैराड कहाँ होता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये भी याद रखना ना, ये इलेक्ट्रिकल्स है। मैं आपको बता देता हूँ ना, ताकि आपको याद रहे। इलेक्ट्रिकल्स, और ये इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहाँ पर कंप्यूटर वाले सामान होते हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनमें अपन को धारिता, कितनी धारिता की आवश्यकता होती है? पिको फैराड। वहाँ कम धारा की आवश्यकता होती है, कम संग्रहण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारे जो फैन है, फैन में कितना होता है? 3.2 या 3.4 माइक्रो फैराड की धारिता यूज होती है हमारे फोन में, सॉरी हमारे फैन में, पंखे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो सामान होते हैं वहाँ पर हमको माइक्रो फैराड जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ये पिको फैराड। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कल संधारित्र, मतलब इससे एक डिवाइस हम तैयार करेंगे और इसी के फिनोमिना पे करेंगे। किसके फिनोमिना पर? C=Q/V। यहाँ पर हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और कल हम संधारित्र पढ़ेंगे। संधारित्र को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कल देखेंगे।